अशोक वानखेड़े जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, अगर आपको याद हो, 91-92 के बजट के समय में मनमोहन सिंह पर तंज करते हुए एक बात कही थी। तब वो विपक्ष के नेता भी नहीं थे, अडवाणी जी ने उन्हें किनारे लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि समझ में नहीं आता ये उदारीकरण है या उधारीकरण है, और चाहे जो भी हो ये सुधारीकरण तो निश्चित तौर पर नहीं है। आज उनकी अपनी पार्टी की सरकार ने इस देश में इतनी बोरोइंग कर ली है, इतनी उधारी ले ली है, जिसका जिक्र अभी दिनेश वोरा जी कर रहे थे। आम आदमी के ऊपर प्रति व्यक्ति कितना लोन है, इसके बारे में तो चर्चा करना ही बेकार है। उसके बावजूद इस देश के आम आदमी की जिंदगी सुधरने के बजाय बिगड़ती क्यों जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि राजेश भाई और सर ने, दिनेश जी ने बहुत बढ़िया, दिनेश जी ने जो आंकड़े परोसे वो वाकई चिंताजनक है। जो बार बार हम कहते हैं कि हम लंका के रास्ते पे जा रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। राजेश भाई ने जो बातें कही है कि विपक्ष कितना कमजोर है, जो उन्होंने तथाकथित जो उपलब्धियां हैं, मतलब राम मंदिर का भी यदि आप देखें तो वो ताले खुलवाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने तो वहां पूजा शुरू करवा दी, तो उससे ज्यादा कौन और राम भक्त हो सकता है। लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। लेकिन ये जब सारी बातें हम ये कर रहे हैं, तो अब दिनेश जी कह रहे थे कि कहां से शुरू करें कंपेयर करने। जब दिनेश जी 2014 में ही देश को आजादी मिली है, तो हमें अब उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है कंपेयर करने के लिए। और इस देश में उपलब्धि मैं सबसे बड़ी जो मानता हूं, क्योंकि हम में से, चारों लोगों में से ऐसा कोई धंधेबाज नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा है। हम सब ने जब भी घर भी खरीदा होगा या गाड़ी भी खरीदी होगी तो लोन पे खरीदी होगी। तो जब आदमी कोई लोन लेने जाता है तो उसकी औकात देखी जाती है, बैंक उसकी औकात देखते हैं कि क्या है, कितना लोन दे सकते हैं। तो आपकी जो औकात होती है उससे 75% आपको लोन मिलता है, बहुत ज्यादा बैंक आपको सपोर्ट करे तो। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस देश को दी है, हर इंसान, 135 करोड़ में से हर इंसान आज लखपति है। क्योंकि जो कर्जा है देश पे, यदि हर आदमी पे लाया जाए तो 1,33,000 34,000 कुछ ऐसा बैठता है जी। तो 1,34,000 यदि कर्जा हमको मिला है, तो उस व्यक्ति की औकात जो है कम से कम 4 लाख की तो होगी जी। तो इस देश का हर आदमी लखपति उन्होंने बना दिया, वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने देश को बता दिया कि ये तमाम जो एजेंसीज होती है, ये सरकारी दरबार के वो नुमाइंदे हैं, गुलाम है, जिसको सरकार जैसा चाहे वैसा करवा सकती है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये तमाम एजेंसीज। ये उपलब्धि उन्होंने बताई आम जनता को कि कोई भी सरकार में आए, इनको बिल्कुल हंटर लगा के इनसे बोलो कि इस पे काम कर, इस पे काम कर, वो दोषी हो ना हो उसको अंदर कर। उसके बाद उन्होंने चुनाव में इन एजेंसियों का उपयोग कितना बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, एक नया मंत्र इस देश के सामने रखा है जी। प्रधानमंत्री जब से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को नतमस्तक होके सेंट्रल हॉल में, और लोगों ने तालियां बजाई कि संविधान के प्रति कितना समर्पित। अशोक वानखेड़े जी, असल में वो लोगों को बताना चाहते थे कि मैं आज संविधान को नमस्ते इसलिए कर रहा हूं कि बाबा अब तू तिजोरी में बंद हो जा, अब तेरा इस देश का कोई काम नहीं है। अशोक वानखेड़े जी, संविधान को नमन किया, संविधान एक तरह से किनारे रखा हुआ है, संसद भवन में घुसते टाइम नमन किया, आडवाणी जी को नमन किया था, और उसके बाद अडवाणी जी के चरण छू, स्टेडियम खत्म, आपके नाम का स्टेडियम बचा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गुजरात में केशु भाई पटेल को नमन करके आए थे, वो केशु भाई पटेल के चरण छुए, उनको नमन कर दी, उनको व्यवस्था कर दी। उन्होंने जो जो कहा, उन्होंने कहा अच्छे दिन आ गए। आप उनको गलत परसेप्शन में देखते हैं। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे नहीं बताया था। मुझे एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर याद है, जिसमें अमिताभ बच्चन का काम रहता है झूठी गवाही देना, और एक रामलाल के केस में उसको बुलाया जाता है कोर्ट में, और वकील कहता है कि साहब इस गवाह के आप ऊपर विश्वास रखो, ये हर तीसरे दिन आता है, झूठी गवाही देता है। तो जज बोलते नहीं आप पूछो इसको, तो बोलते बताओ रामलाल कितना बड़ा था।
तो अमिताभ बोलते हैं रामलाल हाँ इतना बड़ा था, सब लोग हंसने लगते हैं। फिर बोलते इतना बड़ा था, फिर लोग हंसने लगते हैं। फिर वो अपने भी हाइट के ऊपर हाइट ले हाथ ले जाते, बोलते इतना बड़ा था, सब लोग हंसते। वकील कहता है कि साहब इनको मालूम ही नहीं है जिस रामलाल का जिक्र हो रहा है वो इंसान नहीं, एक मुर्गा है। तो अमिताभ बच्चन भी उसको कहता है कि आमा साहब अभी मैंने एक ही हाथ दिया, अब दूसरा हाथ लगाऊंगा ना तब बता देगा कि रामलाल कितना बड़ा है। तो जब आप अच्छे दिनों की बात करते हो कि अडानी जी के अच्छे दिन आ गए हैं, अंबानी जी के अच्छे दिन आ गए हैं, देश में करोड़पति और करोड़पति हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन आ रहे हैं, अमित शाह के अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन किसके नहीं आए? जो लोग क्रिमिनल थे जिनको बाहर जेल में होना चाहिए था वो कैबिनेट में है, उनके अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन का वादा आपका और हमारा थोड़ी किया था। आपको लखपति बना दिया तब भी आप नाराज हो। आप जब जब विदेश में जब आप बता रहे हैं कि तमाम विदेश में देश की क्या हालत है, आपने देखा कि जब वो विदेश जाते हैं तो कैसे नारे लगते हैं और भगवे झंडे लहराए जाते हैं। वो तो कहते हैं हमारा पासपोर्ट ताकतवर हो गया हमारे कार्यकाल में, भारतीय पासपोर्ट ताकतवर हो गया। ये तमाम बातें जो है, ये जो पड़ोसी जाती है, ये जब संविधान आपके अंदर कर दिया, आप लगातार झूठ बोलते हो। मैं तो हमेशा कहता हूं 2014 के बाद जो सरकार आई है केंद्र में, वो मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए। जी। सदन में पहले ये होता था कि सदन के पटल पर कभी गलत आंकड़े परोसे नहीं जाते थे, सदन के पटल पर कभी सच्चाई छुपाई नहीं जाती थी। याद करिए वो चंद्रशेखर का समय, जब देश को लोन लेना था तो सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ये झूठ लिखते हैं अखबार वाले, या अखबार वालों ने लिखा तो उनके ऊपर ईडी की रेड करवा दो, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देश की हालत खराब है, मैं क्या करूं, नहीं संभाल पाया। मनमोहन सिंह आए, राव साहब की सरकार आई, उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। वो वित्त मंत्री इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। जी। आपको एक वित्त मंत्री की जरूरत होती है। केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका में होते हैं। वो मुखिया होते हैं कि उनके हाथ में एक डिफेंस मिनिस्टर होता है, एक वित्त मंत्री होता है, एक गृह मंत्री होता है, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, और ये सब मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट के माहिर होते हैं, और फिर एक देश को दिशा मिलती है। हमारे यहाँ रबर स्टैम्प बैठे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी। डिफेंस मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। वुमन बाल विकास, महिला बाल विकास, नरेंद्र मोदी। प्लानिंग कमीशन, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग, नरेंद्र मोदी। राज्य सरकारी जहां बीजेपी की सरकार चल रही है वो नरेंद्र मोदी। या नरेंद्र मोदी से दिन शुरू होता है, नरेंद्र मोदी पे समाप्त होता है। जब एक ही आदमी सब कुछ करेगा तो यही होगा, वही आदमी खानसामा होगा, वही आदमी सफाई करेगा, वही आदमी गाड़ी चलाएगा, वही आदमी आपका बैंक का अकाउंट भी देखेगा, वही आदमी आपकी दवाई भी देगा, वही आदमी आपका इलाज भी करेगा। तो फिर उस इंसान को मरना तय है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश की इकोनॉमी पे बात हो रही है, मैं दिनेश जी मुझे करेक्ट करे कि मैं गलत हूं तो, इस देश में कैश इन हैंड नोटबंदी के पहले जितना था उससे ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में है। फिर पैसा सर्कुलेशन में क्यों नहीं है? फिर कैश क्रंच क्यों है? नकदी की किल्लत क्यों है? क्योंकि इस सरकार ने 2014 के नोटबंदी के बाद फाइनेंशियली, वित्तीय रूप में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जिसके पास जो पैसा है दबा के बैठा है, उसको यह पता नहीं कि मैं कल फ्लैट लूं तो नई पॉलिसी क्या आएगी, बैंक में पैसा रखूं तो नई पॉलिसी क्या आएगी, सोना खरीदूंगा तो नई पॉलिसी क्या आएगी जिसके तहत मेरे पास का निकाल के चला जाएगा। ये नोटबंदी नहीं थी, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं था, ये पगलापन था। डिमोनेटाइजेशन के मायने होते हैं बड़े नोट रद्द करके छोटे नोटों के भरोसे इकोनॉमी चले ताकि काला पैसा बाहर आ जाए। ये कैसा डिमोनेटाइजेशन है जहां छोटे बड़े नोट रद्द करके उससे भी बड़े नोट इंट्रोड्यूस किए। इसके मायने ये है कि 2 लाख रुपए किसी को देने हैं तो पहले 2 बंडल लेके जाने पड़ते थे, अब एक छोटे बंडल में ही रिश्वत देके आता है आदमी। ये डिमोनेटाइजेशन बड़ी बात आपने कही है। ये शुद्ध रूप से ये सरकार, और जब मैं सरकार कहता हूं तो मुझे इसमें कोई दो मत नहीं है और मुझे शर्म भी नहीं आएगी ये कहने में, चाहे कितने भी अंधभक्तों को बुरा लगे। वर्तमान में सरकार नरेंद्र मोदी है, वर्तमान में सब कुछ नरेंद्र मोदी है। तो ये तुगलकी फरमान और ये मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लेने के लिए भी वही जिम्मेदार।
आज हम बात आंकड़ों की बात करें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कहते हो जीएसटी का कलेक्शन अच्छा है, मूर्ख बनाते हो देश को। राज्यों को मिल नहीं रहा है कुछ। नहीं नहीं, राज्यों की बात छोड़िए, जीएसटी कलेक्शन प्रतिशत पे होता है। एक शर्ट की कीमत 100 रुपए है, 15 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है। एक शर्ट बिकता है, सरकार को 15 रुपए मिलते हैं, सरकार को 30 रुपए मिले, सरकार कहती है कि देखो इकोनॉमी सुधर गई। अरे इकोनॉमी सुधर नहीं गई, वो शर्ट 200 रुपए का हो गया था। जो 25 शर्ट बिकते थे वो 10 बिकने लगे हैं। आप अपने ही बताते हो कि हमने ये किया। आप मूर्ख बनाते हो देश को। आपके पास यदि इतना पैसा है और इतना जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, तो फिर चीजें अभी झिंक इंडिया लिमिटेड का आज कल का डिसीजन है 36 करोड़ का, उसमें डीलिमिटमेंट कर रहा है। क्यों पैसे उगाई हो रही है? क्या जरूरत है पैसे उगाई की, यदि आपके पास जीएसटी का कलेक्शन इतना है तो? क्योंकि आपके आंकड़े बोगस है, आप आंकड़ों पे नहीं रहते। आपने गरीबी रेखा की बात करी, उसको खत्म कर दिया। आपने जीडीपी की बात करी, आपने जीडीपी का लेवल ऊपर नीचे कर दिया। कि क्या इस डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जो एक नया टर्म पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं भारत के देशों के संदर्भ में, इसमें क्या आपको लगता है कि व्यवस्था का ही डिग्रेडेशन हुआ है, क्षरण हुआ है, या मानसिकता का भी क्षरण हुआ है? लोगों के अंदर इच्छा शक्ति वो भी कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था, उसी सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं तारतम्य बिठाती दिख रही है कि चलो भाई यही हमारी नियति है। इतिहास गवाह है कि कुछ तानाशाह भी यदि 20% गलत कर गए तो 80% सही भी कर गए। यदि तानाशाह को अकल है, बुद्धिमान तानाशाही हो, तो हो सकता है कि वो बाकी जगह पे सत्ता अपने पास रखे, लेकिन आर्थिक क्षमता इतनी बड़े। चाइना में भी एक तानाशाही है जी। लेकिन देखिए आर्थिक समृद्धि कितनी आगे लेके गए। लेकिन जब बुद्धिहीन तानाशाह बैठता है तो वो बंदर के हाथ में वस्तुरा है, वो सबको घुमा है, खुद को भी लगवाता है, जख्मी करता है। इसलिए मेरा जो चिंता है वो अपने पीढ़ी की नहीं है। गिरते पड़ते तो हम 10 अपनी जिंदगी निकाल ही लेंगे। हमने तो अपनी जिंदगी के बहुत साल देख लिए। मैं चिंतित हूं आने वाले भविष्य की। जो बच्चा जन्म ले रहा होगा अभी, जब 20 साल का होगा, तो क्या वो श्रीलंका जैसा सांसदों को पीटता हुआ नजर आएगा, या गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैं किसी बड़े देश में? सारे मंदिर मस्जिद टूट जाएंगे, मंदिर भी बन जाएंगे, सारे स्तंभों का नया नाम भी होगा, पूरे देश के नाम, गांव के नाम भी बदले जाएंगे। लेकिन क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी क्या? मेरा सवाल यह है। जब मैं ये पूछता हूं कि अभिषेक जी, दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, तो आप मुझे बता देते हैं कि दिल्ली से गुड़गांव तो बड़ा पास में है अशोक भाई, और गुड़गांव में बड़े अच्छे रेस्टोरेंट है। मैं फिर से पूछ रहा हूं आपको कि नहीं, मैं लखनऊ की पूछ रहा था कितने घंटे लगते हैं। आधे घंटे में आप गुड़गांव पहुंच जाओगे अशोक जी। और इस साइड पे जाओ तो फरीदाबाद है, 40-45 मिनट लग जाएंगे। थोड़ा पीछे जाओ तो गाजियाबाद है। आप क्यों चिंता करते हैं? आखिर में मैं ही कहता हूं कि फिर गुड़गांव का ही कुछ बता दीजिए मुझे, क्योंकि लखनऊ तो आप आने देना नहीं चाहते। वर्तमान में सरकार ये कर रही है। आप चीन की बात करो तो आप अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसा कहता है कि भाई अमेरिका का कौन से देश का प्रेसिडेंट कहेगा मुझे बताइए भारत में आके कि भारत गलत राज्य है? ये मुंह दिखाई होती है। मैं कई बार बोलता हूं कि जब कोई लड़की देखने आता है और उसको लड़की नापसंद भी होती है, तो ये नहीं कहता मुंह पे अरे क्या थर्ड रेट लड़की है आपकी, फालतू समय वेस्ट हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता। बोलता है भाई कुंडली लेके जाएंगे, जरा पंडित जी को पूछते हैं, जरा पत्नी से भी बात करनी होगी। और फिर एक पत्र लिखते हैं कि आपकी बेटी लक्ष्मी है, जिस घर में जाएगी वहां सुख शांति ही होगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुंडली में गुण नहीं मिलने के कारण यह रिश्ता नहीं हो सकता। कोई नहीं कहता कि तुम्हारी लड़की को देखा कभी आईने में, उसकी शक्ल देखी, क्या थर्ड रेट है वो, कभी नहीं कहते। एक इसीलिए कब कोई विदेश हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो कोई उनका अध्यक्ष नहीं कहता कि ये क्या फालतू आदमी आया यार, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। वो महिमा मंडन करते हैं। हमारे यहाँ कोई आता तो हम महिमा मंडन करते हैं। यह फॉर्मेलिटी है। विदेश मंत्री तनातनी की स्थिति में जब जाता है भारत का प्रधानमंत्री, जिसके साथ संबंध ठीक ना हो आपके, तब देखिए क्या होता है।
इंदिरा गांधी जब निक्सन के समय गई अमेरिका, जी और उसके बाद तो वीडियो अभी रिलीज हुआ है कुछ महीने पहले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक छोटे मतलब कम ताकतवर देश, तब तो इंदिरा गांधी के समय तो हम अनाज के लिए भी बाहर पे डिपेंड थे, जी वो देश अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एयरपोर्ट पे ही जो स्वागत समारोह हुआ उसमें वही ललकारती हैं, गरीब है, कमजोर है, बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते। मैं विश्व के एक बड़े डेमोक्रेसी की तरफ से विश्व के दूसरे डेमोक्रेसी के लोगों के लिए सद्भावना लेके आई हूं, लेकिन मेरा सद्भावना लेके आना मेरी कमजोरी ना समझना। जी बराबरी के नाते से आई हूं, बराबरी के नाते से बात करूंगी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में होते हुए ये बात करना बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। सीना 56 इंच का हो के मायना नहीं रखता, 56 इंच के सीने में 6 इंच का भी दिल नहीं हो तो ये बातें नहीं होती।